हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th चैप्टर ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, 2 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। काफी टॉपिक्स उसके अंदर हमने डिस्कस किए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की। और आज चलते हैं अपने कुछ दूसरे टॉपिक्स की तरफ जो कि लास्ट क्लास में हमने बात भी की थी। देखते हैं उसमें से आज हम कितने कंप्लीट कर पाते हैं और कितने हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर से पेंडिंग हो जाते हैं। ठीक है, वैसे पेंडिंग करना अच्छी बात नहीं है, बट अगर क्या हो जाता है, दिक्कत क्या हो जाती है, वीडियोस काफी लंबी हो जाती है। ठीक है, कंप्लीट हम सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। तो हमारा चैप्टर क्या रहने वाला है? ग्रेविटेशन। ठीक, क्लास 11th और क्लास 11 भाई क्लास सेकंड लिख दी थी। ठीक है, अभी सेकंड क्लास में पहुंचा दिया था मैंने आपको। तो चलो, क्या है, क्लास 11th है हमारी और ग्रेविटेशन चैप्टर है, वीक लेक्चर हमारा 3rd। चलिए, पिछले टॉपिक्स में काफी बातें की हमने। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात की। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी क्या है? ठीक है, न्यूटन ने उसके बारे में हमें कुछ बताया और उससे हमें क्या मिला? एक फॉर्मूला मिला, F = G m1m2/r², जिसके अंदर कैपिटल G क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 masses of those two objects जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं, और r क्या था? उनके बीच का डिस्टेंस था, उनके सेंटर्स के बीच की दूरी थी। ठीक है, इससे हमें क्या मिला था? फोर्स की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मिला था। कैपिटल G हमारा क्या था? कैपिटल G ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। केवल कांस्टेंट नहीं था, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। तो क्या वैल्यू मिली थी? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2 10⁻²। ठीक है, सीजीएस यूनिट भी हमने इसकी देख ली थी, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम ⁻²। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था। डायमेंशनल फॉर्मूला की भी लास्ट क्लास के अंदर बात हुई थी। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला के अंदर मेरे को ध्यान आया, लास्ट क्लास के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हमने की हुई है। ठीक है, उसको आप में से कुछ लोगों ने तो बल्कि शायद पहचान भी लिया होगा। ठीक, और अगर नहीं पहचान पाए हैं तो प्लीज उसे जाकर के देखिए, वहां पर एक छोटी सी गलती हमसे हो गई है। गलती क्या है, मैं आपको ध्यान दिला देता हूं। देखिए क्या था? G = F(r²) / m1 m2। ये हमारा G का फॉर्मूला था जो कि हमने यहीं से ड्राइव कर दिया था फोर्स के फॉर्मूला से। ठीक है, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। चलो, तो फॉर्मूला से हमें क्या मिला था? डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखना सीखा था एक्चुअली। ठीक है ना, आज तो हम थोड़ा सा डायरेक्टली देख लेते हैं क्योंकि अब हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? mLT-2 और ये रेडियस, सॉरी ये डिस्टेंस था, r रेडियस नहीं था, क्या था? डिस्टेंस था। डिस्टेंस किसके बीच? उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस था, इसका स्क्वायर। अब इसका जो डायमेंशन था, डिस्टेंस का जो डायमेंशन था, मास में इसका कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम में कोई डायमेंशन नहीं है। लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत थोरोली इसकी बात की थी, बहुत डीप जाकर के काफी बात की थी। तो इसके पास जो डायमेंशन है वो केवल लेंथ का है। अब लास्ट क्लास में हमसे एक गलती क्या हो गई है कि हम इसका स्क्वायर भूल गए हैं। क्या भूल गए? यहाँ पर स्क्वायर भूल गए, जो कि अक्सर मैं बोलता हूँ ना कि भी ध्यान रखना है, फोर्स इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और सर ही मतलब कि मैं ही भूल गया। ठीक है, स्क्वायर के साथ में रिलेशनशिप थी और मैंने क्या कर दिया? L1 कर दिया। ठीक है, इससे क्या गलती हो गई? अच्छा, नीचे तो kg था, 2 अपने मासेस थे, तो kg का तो हमने क्या कर दिया था? स्क्वायर कर दिया था। और kg का डायमेंशन मतलब मास का क्या था? डायमेंशन अपना क्या था? m2। ये तो हमने यहां तक ठीक कर दिया था, ये गलती हो गई थी। इसकी वजह से अपना फॉर्मूला क्या बन गया था? ये ऊपर गया। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए बना क्या था? लास्ट लेक्चर में गलती क्या थी? तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना था? ये ऊपर गया, ये क्या हो गया? m-1, l का क्या हो गया? स्क्वायर, और t-2। भाई यहीं पर ही गलती हो गई, यहां से शुरुआत हुई और यहां तक फिर वो गलत होता चला गया। ठीक है, क्योंकि ध्यान नहीं किया कि r का क्या था? r का स्क्वायर था, r का क्या था? स्क्वायर था। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देंगे,
से देखिए L2 क्या करना है, क्योंकि आपका r का स्क्वायर है ना, तो एक डिस्टेंस के लिए क्या हो गया आपका L, लेकिन यहां पर कितना है r का स्क्वायर है, तो L का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो इसकी वजह से ये यहां पर क्या रहने वाला है L का क्यूब रहने वाला है। तो भाई ये छोटी सी एक गलती है, छोटी तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि पूरा ही डायमेंशनल फॉर्मूला ही गलत हो गया था। तो प्लीज लास्ट लेक्चर के अंदर हमसे एक छोटी गलती हुई थी, मैंने इसको नोटिस किया, आपके लिए इसको ठीक कर दिया है, तो इसको ध्यान से आप देखिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करके आए थे। आज जो हमें फोकस करना है, जो हमें डिस्कस करना है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्या बात करेंगे। एक तो हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या बात करेंगे सर, वो तो हम कर ही चुके हैं। भाई बात ये करेंगे कि ना हम शुरू से क्या सोचते आते हैं कि ग्रेविटेशनल वो फोर्स है जिससे कि अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन 9th क्लास में जाकर के और अब 11th क्लास में ये लेक्चर्स देखने के बाद में हमें क्या समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ ही एक्सर्ट कर रही है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं सभी एक दूसरे के ऊपर इस फोर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर जिस फोर्स को अर्थ लगा रही है हमारे ऊपर या दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, क्या वो फोर्स अलग है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स से? तो नहीं, अलग नहीं है बिल्कुल भी, फोर्स वही है। इसको मैं रब कर रहा हूं, इस मिस्टेक को ठीक कर लीजिए, ओके, इसका करेक्शन कर लीजिए। चलो इसको मैं यहां से हटाता हूं। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा कि नहीं, गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग है। एक्चुअली क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखते हैं, उसको लिखते हैं क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या थी ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या थी? with which each object is getting attracted। भाई अट्रैक्टिव थी ये नेचर में, इसका नेचर कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। with which each object is getting attracted towards each other। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मैं इस बोर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं, बोर्ड मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? तो इसमें कोई लिविंग नॉन लिविंग वाला क्राइटेरिया नहीं था, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे कि हर एक ऑब्जेक्ट ईच ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, अब ईच ऑब्जेक्ट के अंदर क्या अर्थ नहीं आती क्या? क्या वो एक्सेप्शन है क्या? इस ईच ऑब्जेक्ट वाले डेफिनेशन से बाहर निकल जाती है क्या? तो ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तो फिर ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी फिर क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये कुछ नहीं है, ये एक्चुअली इट इज द स्पेशल केस ऑफ gravitational force only with respect to earth। ठीक है, क्या है फोर्स ऑफ ग्रेविटी? भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई अलग चीज नहीं है, कोई अलग फोर्स नहीं है, क्या ना। फोर्स अर्थ लगा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाकी सब ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भैया, अलग अलग चीजें नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स का ही स्पेशल केस है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कहने का मतलब क्या है कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आप अर्थ के रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म हमने रख ली है, एक स्पेसिफिक टर्म का यूज हम करने लग गए हैं कि उसको हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को, किस ग्रेविटेशनल फोर्स को, जिससे कि अर्थ अपने सरफेस के पास, अपने सरफेस के ऊपर या सरफेस के आसपास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं। इट इज दैट सिंपल। तो ये कोई अनोखी अलग फोर्स नहीं है, ये कोई अलग से फोर्स नहीं है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है।
बस ये क्या है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है तो इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल दिया गया है। इट इज दैट सिंपल, ठीक है ना। जैसे कि अर्थ मेरे ऊपर फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं अर्थ के सरफेस के ऊपर हूं या सरफेस के आसपास में हूं, तो मेरे ऊपर क्या लगा रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स से वो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, मैं भी कर रहा हूं इसलिए अर्थ को। तो उस केस में इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने क्या बोल दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल दिया। इट इज दैट सिंपल, नथिंग एल्स, और कुछ अलग अनोखा नहीं है। तो देखिए जरा, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पर यहां पर क्या रखे हुए हैं, दो बॉल्स रखे हुए हैं, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, और उसको हमने क्या नाम दे दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दे दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसको नाम दे दिया है, किस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं, जो कि ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के ऊपर लगा रही है। अब ये दोनों बॉल्स कहां पर रखी हुई है, अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है। क्लियर हो गई बात। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जिस फोर्स को लगा रही है उसको हमने बोल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या अर्थ इन दोनों बॉल्स के ऊपर कोई फोर्स भी लगा रही है क्या अर्थ नहीं लगा रही है? अर्थ ने इनको ऐसे ही छोड़ दिया भाई, अर्थ भी लगा रही है। क्या कर रही है, अर्थ भी तो लगा रही है ना। ये देखो, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देते हैं इस डायग्राम को। ये अपनी क्या है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। इसमें से एक बॉल उठा लेते हैं, दोनों के लिए वही बात होगी, किसी एक के ऊपर समझ लेते हैं। ये अपनी बॉल है, इन दोनों में से एक बॉल को हमने उठा लिया। क्या अर्थ इस बॉल के ऊपर फोर्स नहीं लगा रही है क्या? भाई अर्थ भी तो लगा रही है इस बॉल के ऊपर फोर्स। क्या ये दोनों बॉल्स ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है और बात खत्म हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अर्थ भी तो, ईच ऑब्जेक्ट में अर्थ भी तो आती है ना। ये इस यूनिवर्स के बाहर थोड़ी है, ये भी तो इस ईच ऑब्जेक्ट वाली डेफिनेशन में आती है। तो ये अर्थ भी तो इस बॉल के, इन दोनों बॉल्स के ऊपर अर्थ भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। अर्थ भी तो इनको अट्रैक्ट कर रही होगी ना उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ, और ये बॉल भी अट्रैक्ट कर रही होगी। भाई ये बॉल भी एक्सेप्शन नहीं है, ये बॉल भी अट्रैक्ट करेगी अर्थ को उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो जब अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है इसके ऊपर, तो अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको क्या बोल देते हैं, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं। क्लियर हुई ये बात? ये डायग्राम से समझ में आया। इसको हम फिगर ए बोल देते हैं, इसको हम फिगर ए बोल देते हैं, और इसको हम फिगर बी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिए, इसको ड्रॉ करके रखिए। समझे क्या समझाया मैंने, कि दोनों बॉल्स एक दूसरे के ऊपर क्या, कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इन दोनों बॉल्स को अर्थ भी तो अट्रैक्ट कर रही है ना उसी ग्रेविटेशनल फोर्स से। ऑब्वियसली दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, देखो नो डाउट मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। मतलब कहने का क्या है कि ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हैं, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है इन बॉल्स के ऊपर। क्यों ऐसा, क्यों सर? अरे भाई एक बात याद करो, फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या मिला था ग्रेविटेशनल फोर्स का, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब कि मासेस के ऊपर क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी फोर्स। मासेस के साथ क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो यहां पर तो छोटे छोटे मासेस हैं, तो यहां पर फोर्स कम नहीं होगी क्या? और यहां पर तो क्या आ गया, यहां तो पिक्चर में एक तरफ अर्थ आ गई, उसका मास तो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगी। तो इन दोनों के बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है। किससे कम है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगा रही है इन दोनों बॉल्स के ऊपर। समझे? लेकिन नेचर तो सेम है ना भाई, नेचर तो सेम है, मैग्नीट्यूड ही तो बदल गया। कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड बदल गया तो वो तो हम देख लिया। रिलेशनशिप कुछ इस तरह का है कि मैग्नीट्यूड बदलेगा, मास और डिस्टेंस की वजह से मैग्नीट्यूड बदलेगा। लेकिन नेचर तो नहीं बदल रहा ना। ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, अर्थ भी इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ठीक है। लेकिन
जब अर्थ इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक टर्म यूज कर ली, उसको हमने क्या बोल दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल दिया। है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन उसको हमने अर्थ के रिस्पेक्ट में फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल दिया। समझे? क्लियर हुई ये बात? तो बढ़िया से ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसको रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छा, अब दूसरी बात क्या आती है कि भी ठीक है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस का नेचर सेम है। चलो जी सेम है, कोई बात नहीं। तो और स्पेसिफिकली सर इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या कहेंगे, और ज्यादा थोड़ा सा स्पेसिफाई इसको कर दो, और थोड़ा डीप चलो करते हैं। एक्चुअली क्या है कि इट इज एक्चुअली द वेट ऑफ अ बॉडी। क्या है ये? एक्चुअली ये क्या है? इट इज एक्चुअली द वेट ऑफ अ बॉडी lying on or near the surface of the earth। क्या बोल दिया ये मैंने? कुछ समझ में आया? देखिए इस ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि अर्थ लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे ऊपर, आपके ऊपर, बाकी सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने कहा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एग्जैक्टली वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है क्या? ठीक है, वो हमें किस तरह की क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है? भाई वो एक्चुअली हमें हेल्प करती है वेट फाइंड करने में। वेट समझे? क्या फाइंड करने में हेल्प करती है? वेट फाइंड करने में हेल्प करती है। किसका वेट? उस बॉडी का वेट जो कि ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है। ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, जो कि सरफेस के ऊपर है। जैसे कि मैं सरफेस के ऊपर खड़ा हूं, आप सब लोग सरफेस के ऊपर ही खड़े हो, ठीक है, या सरफेस से थोड़ा सा हम ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि हम जाकर के कहां खड़े हो गए? एक हाई राइज टावर के टेरेस पर जाकर के खड़े हो गए, ठीक है, बुर्ज खलीफा पे चढ़ गए जी हम, ठीक, तो वहां पर जाकर के खड़े हो गए। तो ऑन और नियर, अब इतना ऊपर तो नहीं चले जाएंगे ना कि फार अवे तो अर्थ से हम नहीं गए ना भाई, हम 10-20 स्टोरीज ऊपर चढ़ भी गए, लिफ्ट की हेल्प से ऊपर जाकर के खड़े भी हो गए, ठीक है। तो उससे क्या हो गया? हम ऑन और नियर द सरफेस में, सरफेस के पास में ही, ऐसा तो नहीं कई 1000 किलोमीटर में ऊपर चले गए, सैटेलाइट थोड़ी बन गए। तो ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट फाइंड करते हैं हम किससे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, या फिर उसके वेट को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला इसके लिए हमें मिला कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि वेट के इक्वल है, इसको हमने क्या कहा कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको कि हम F से डिनोट कर रहे हैं, वो किसके इक्वल है? वो वेट ऑफ बॉडी के ही इक्वल है। किसके इक्वल है? वेट ऑफ द बॉडी, वो वेट ऑफ द बॉडी के ही इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं? F इज इक्वल टू W, ठीक है। अब F क्या होता है? एज F इज इक्वल टू mg। भाई यहां पर किसका रोल आ जाएगा? जी का। थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा ये जी क्या है और उसका क्या रोल आ जाएगा, क्योंकि सेकंड लॉ के अंदर तो आप क्या पढ़ कर गए थे? सेकंड लॉ ऑफ मोशन में m इंटू a हुआ करता था। अब सर आपने a की जगह g कहां से रख दिया? तो भी वो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, ये भी हम समझेंगे कि a की जगह हमने g को एकदम से यहाँ क्यों प्लेस कर दिया, ये g क्या है। हालांकि आप क्लास 9th में इसको भी पढ़ कर गए। चलो थोड़ा सा संयम रखिए, धीरे धीरे करके समझेंगे। एज f इज इक्वल टू mg, हेंस F किसके इक्वल है? वेट के इक्वल है, W के। F mg के भी इक्वल है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते जब LHS इक्वल है तो RHS इक्वल नहीं हो गया? तो हम ये भी तो कह सकते हैं, हेंस W इज इक्वल टू mg। W किसके इक्वल हो गया भाई? mg के इक्वल हो गया। तो W जो F था वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी था, तो W भी क्या बन गया? वेट ऑफ द बॉडी भी क्या बन गया? फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही बन गया। और तब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या मिल गया? वेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या मिल गया? एक फॉर्मूला मिल गया, W इज इक्वल टू mg। m यहां पर क्या है? m यहां पर क्या है? m है मास ऑफ द बॉडी। किसका मास? बॉडी का मास। जिस बॉडी का आप वेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मेरा फाइंड आउट करना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। और g क्या है?
जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आपको पता ही है, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी के लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर हुई ये बात, पक्का समझ में आया। चलो अब हम क्या करते हैं, एक बार वेट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, भाई वेट है क्या। तो वेट को हमने क्या कहा है, वेट एक्चुअली फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, वो फोर्स जिससे कि अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो फोर्स है जिससे कि अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वेट वो फोर्स है, क्योंकि वेट इस फोर्स के क्या इक्वल है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वेट इज दैट फोर्स विद विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, हम ये भी तो कह सकते हैं। तो देखिए वेट की डेफिनेशन हमें यहां से क्या मिल गई, वेट की डेफिनेशन क्या मिल गई, वेट is the force with which an object is getting attracted towards the earth। क्लियर हुई ये बात, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई भाई। हमने क्या कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जिससे कि वो फोर्स है जो कि किसी भी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्ट कर रही है और ये अट्रैक्टिव इन नेचर है। अब हमने कह दिया ईच ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट, तो उसमें तो आपका उस डेफिनेशन में तो अर्थ भी आ गया, तो मतलब कि अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ, हमें पता नहीं है। अब जब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की बात अर्थ के रिस्पेक्ट में होती है, तो हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक, क्लियर हुई यहां तक बात। एक्चुअली ये क्या है, ये एक्चुअली वेट ऑफ बॉडी है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि फोर्स अर्थ लगा रही है हम सभी के ऊपर, वो क्या है, वो वेट है, वो हमारा क्या है, वेट है। ठीक है, वेट ऑफ अ बॉडी लाइंग ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो बॉडी जो कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर या सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास में प्रेजेंट है, उसके वेट को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, या कह सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को उसका वेट बोला जाता है। तो वही हमने लिखा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके इक्वल है, वेट ऑफ बॉडी के इक्वल है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर वेट के इक्वल है, तो हमें पता है कि फोर्स mg के इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं वेट किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, जिसमें m क्या है, मास ऑफ बॉडी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझे। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि वेट इज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। वेट वो फोर्स है जिससे कि ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने वेट को किसके इक्वल रखा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन सी फोर्स होती है, जिससे कि हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा जरूर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो। भाई मैं तो आपसे देखो बार बार यही कहूंगा कि हो सके तो साथ साथ में लिखा करो। ठीक है, इट इज मच बेटर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग, सबसे अच्छा तरीका है। साथ साथ में लिखिए, बहुत सी चीजें तो वहीं पर ही हमें क्लियर हो जाती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखो। ठीक है, तो इस वीडियो को, ये हमारी छोटी वीडियो थी, इसको हम यहीं पर ही कंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे भाई आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में कुछ डिफरेंसेस भी हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो उन डिफरेंसेस को हम देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा फोकस किसकी तरफ टर्न हो जाएगा, इस स्मॉल जी की तरफ हम पूरी तरह से कंसंट्रेट करने लग जाएंगे। ये स्मॉल जी एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, ये स्मॉल जी क्या है, इसका फॉर्मूला तो आपको यहां से नजर ही आ रहा होगा। इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट्स, इसका डायमेंशन, कैपिटल जी के साथ में इसकी कोई रिलेशनशिप है क्या, तो ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। और इस स्मॉल जी के ऊपर मैंने सेकंड लेक्चर में भी आपको ये बात शायद बताई थी कि हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ हमारी डेरिवेशंस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां से हमारे न्यूमेरिकल्स निकल रहे हैं।
ठीक है। डेरिवेशंस बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजी है, बहुत आराम से आप उनको कैच कर लोगे, बड़ी आराम से समझ लोगे। चलो तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 11th ग्रेविटेशन। ठीक है, बाय।